महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड हुकूमत हथियाना चाहती है नया वक्फ बोर्ड का बिल लाकर, और दूसरी तरफ हमारे अपने तो वैसा एक चेक वो मुख्यमंत्री के हवाले कर रहे थे। तो वक्फ बोर्ड के दूसरे मेंबर्स वहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि चेयरमैन साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि पुणे की बानेर की मस्जिद का मामला जो है, कैसे उसमें हेरा फेरी की गई है, क्या क्या किए गए हैं, उसमें करोड़ों रुपए की हमारी ज़मीन जो है वो बिल्डर साहब के हवाले कर दी गई है। आपने उस लड़की को डिफमेशन की नोटिस भेजे हैं 10 करोड़ रुपए की। तो इम्तियाज़ जलील वक्फ बोर्ड में आकर आपको सैल्यूट करेगा। उसमें हम ढूंढते रहे खंजर गैरों के हाथ में, अपनों पर नज़र पड़ी तो शर्मसार हो गए। आदाब अर्ज़, मैं इम्तियाज़ जलील एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक और अहम मुद्दा लेकर। एक ऐसा मुद्दा जो मुसलमानों से ख़ास तौर से ताल्लुक़ रखता है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। जी हाँ, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। ये नाम जैसे ही आया आपके ज़हनों में अलग अलग सोच पैदा हो गई होंगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आते ही लोगों के जहन में कुछ बातें आ जाती है उसमें। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मतलब हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी ज़मीनें, जो एक तरफ से हुकूमत हथियाना चाहती है नया वक्फ बोर्ड का बिल लाकर, ये सब ज़मीनें अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। और दूसरी तरफ हमारे अपने ही, जैसा मैंने आपको अपने शेर में बताया है, हम ढूंढते रहे खंजर गैरों के हाथ में, अपनों पर नज़र पड़ी तो शर्मसार हो गए। ये अपने कौन है? ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं हमारी ये मस्जिदों की, हमारी दरगाहों की, हमारी जो जायदादें, ज़मीनें थी, जो मुसलमानों की थी, इसे किसी न किसी तरीके से सरकार के हवाले करने के पीछे लगे हुए हैं। तो गैरों को दोष देने से मतलब नहीं है। हमारे अंदर, हमारे अपनों में क्या कमियाँ हैं, ये ढूँढना और ये आप लोगों तक लेकर आना, मैं समझता हूँ अपना फ़र्ज़ है, और मैं अपना फ़र्ज़ आज निभाने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले कुछ छोटे-मोटे अखबारों के अंदर तस्वीरें छपी थी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अभी, बीड़ से ताल्लुक़ रखते हैं समीर क़ाज़ी साहब, उनकी एक तस्वीर आई थी और वो मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब एक तरफ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं। उसमें एक अजीत पवार साहब है, और ये जो चेयरमैन साहब है, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं गुस्ताख़ रसूल की जिन्होंने तायीद की थी, एकनाथ शिंदे साहब, वो भी खड़े हुए हैं उनके बाजू, और ये चेयरमैन साहब उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरीके से गुस्ताख़ रसूल तो फिर कौन होता है, आप भी समझ गए होंगे। तस्वीर किस बात की थी? तस्वीर ये थी कि एक बहुत बड़ा एक चेक का फ़ॉर्मेट, जिस तरीके से अपन क्रिकेट मैचेस के दौरान देखते हैं ना, मैन ऑफ द मैच, मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ को दिया जाता है, तो वैसा एक चेक वो मुख्यमंत्री के हवाले कर रहे थे। चेक की कीमत थी 25 लाख रुपये। अखबार में लिखा हुआ था कि ये 25 लाख रुपये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मुख्यमंत्री सहायता निधि को दी है। क्यों? जो अतिवृष्टि हुई है, जो बारिश से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए ये डोनेशन दिए हैं। देखिए, नुकसान तो हुआ है, मदद तो करनी चाहिए, लेकिन 36,000 करोड़ की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने करी कि हम किसानों को देने वाले हैं। उसमें क्या-क्या बेईमानी हुई है, कैसे किसानों को उल्लू बनाया गया है कि साहब, किसान जो अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, वो पैसा भी इसके अंदर डाल दिया गया है। जो रास्ते रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाता है, उसके बजट को भी इसमें डाल दिया गया है। और दूसरे अलग-अलग हेड्स के अंदर जो-जो पैसे आने चाहिए, वो सब एक साथ इकट्ठा करके इन्होंने किसानों को फिर एक मर्तबा लॉलीपॉप देते हुए उल्लू बना दिए हैं। बात ये नहीं है, किसानों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ये ज़िम्मेदारी ये है कि केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने, सवाल ये पैदा होता है कि ये 25 लाख रुपये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अगर दे रही है, तो वक्फ बोर्ड के दूसरे मेंबर्स वहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अकेले नेताजी चले गए हैं और 25 लाख रुपए दे के अपनी तस्वीरें छिपाए हैं और अखबारों के अंदर चला दिए, सोशल मीडिया के अंदर चला दिए, मानो ये अपने जेब से दे रहे हैं, इनकी जागीर है और ये अपनी जागीर को लुटा रहे हैं सरकार को देकर। अब इसके पीछे कुछ सवाल है। क्या वक्फ बोर्ड ने इस तरह का कोई ठराव पास किया था, कोई रेज़ोल्यूशन पास किया था
कि साहब हम ये 25 लाख रुपए दे रहे हैं और उस रेज़ोल्यूशन के ऊपर तमाम बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर्स है। अगर नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि चेयरमैन साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और वैसे भी वो अब सुना है अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। एक ग्रुप तैयार हो गया है, सीईओ साहब, चेयरमैन साहब, एक और एक वकील साहब मिलकर जो भी खेल खेलना है, वो बड़ा-बड़ा खेल खेल रहे हैं उसमें। अगर रेज़ोल्यूशन पास हुआ तो फिर दूसरे मेंबर्स को भी खड़े करना चाहिए था। इन्होंने अपनी जेब से तो दिया नहीं है करके उसमें। और सवाल ये पैदा होता है, आपको देने की क्या ज़रूरत थी? आपके खुद के जेब कंगाल पड़े हुए हैं, वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई डेवलपमेंट के इश्यूज़ को ले नहीं पा रही है क्योंकि पैसा नहीं है। यही मुद्दों की वजह से आज हमारी ज़मीनें हैं तो चली जा रही है। अगर वही पैसों से अगर हम हमारी जो ज़मीनें बची हुई है, उसको अगर हमने बाउंड्री वॉल मार देते, अगर हमने उसकी सेफ्टी के लिए हमने काम कर लिए होते, वहाँ पे वॉचमैन्स लगा दिए होते तो शायद उसका इस्तेमाल हो जाता उसमें। दूसरी अहम बात, तो सबसे अहम बात है, पिछले कई सालों से और हमने भी ये मुद्दा उठाए थे कि महाराष्ट्र की जितनी भी मस्जिदों के अंदर इमाम और मौज़िन लोग हैं, जो अल्लाह का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ पैसा दिया जाए, हाँ? चाहे वो 5,000 रुपये हो सकता है, 3,000 रुपये हो सकता है, लेकिन जितने, क्योंकि ये अल्लाह का काम कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो दी जाती है, वो अल्लाह के नाम के ऊपर दी जाती है। तो ये पैसा आप है तो पिछले कई सालों से जो माँग कर रहे हैं और हमने भी ये बार-बार माँग उठाए हैं कि महाराष्ट्र की जितनी भी मस्जिदें हैं, उनके इमाम, उनके मौज़्ज़िन लोगों को हमने बोर्ड की तरफ से कुछ पैसा है तो फ़िक्स करना चाहिए करके उसमें। आपने नज़रअंदाज़ कर दिया उसको। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन आपको ये ज़रूर ख़्याल आया कि साहब 25 लाख रुपए मैं दे के अपनी फ़ोटो ज़रूर खिंचवाऊँगा और फ़ोटो खिंचवा के अखबारों में छपवाऊँगा कि देखिए साहब ये मैंने अपने वक्फ बोर्ड की तरफ से। दरअसल आपको मालूम है इसके पीछे क्या हो सकता है करके? मुझे मालूम नहीं है कि दूसरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का इस ताल्लुक से क्या रुख और क्या रवैया है करके। उनकी सहमति है इसके अंदर या किसी ने आवाज़ उठाई हो कि हाँ साहब ये पैसा जो है हमने इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास वैसे भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये किसानों के ऊपर मुख्यमंत्री साहब या इनके दोनों भी उप मुख्यमंत्री किसानों के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पैसा ये अपनी लाडली बहन के नाम के ऊपर कहीं गैस के सिलेंडर के अंदर सब्सिडी दे देंगे, इलेक्शन आने वाले है। तो ये पैसा किसानों के पास तक नहीं जाने वाला है, ये चेयरमैन साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने क्यों किए? इसलिए किए हैं, मेरी जितनी सोच है और मेरा जितना यकीन है, कुछ मामले पिछले कुछ महीनों के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। अब अगर मैं आपको कहूँगा कि पुणे की बानेर की मस्जिद का मामला जो है, करोड़ों रुपए का मामला, कैसे उसमें हेरा-फेरी की गई है, क्या-क्या किए गए हैं उसमें और कैसे वहाँ पे बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। इतनी अंदर की जानकारी तो इम्तियाज़ अली रखता है कि वहाँ के एक मंत्री के कहने के ऊपर, फिर वहाँ के बिल्डर लॉबी के साथ मिलके क्या-क्या कैसे फ़ैसले लिए गए हैं। करोड़ों रुपए की हमारी ज़मीन जो है, वो बिल्डर साहब के हवाले कर दी गई है। साथ ही साथ कुछ और मामले हैं, मुसाफ़िर खाना का मामला ले लीजिएगा या नासिक की दूधाधरी का मैटर ले लीजिएगा। इन सब के ताल्लुक से जो-जो भी फ़ैसले लिए जा रहे हैं, मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपने फ़ैसला ले लिया है और कल आपको जेल जाना पड़ेगा। अ, अगर कोई गुनाह किए हैं, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी अगर ये गुनाह खुलता है, तो आप उसके ज़िम्मेदार तो रहते हैं। ये नहीं कह सकते कि साहब अब तो मैं मेंबर हूँ ही नहीं, तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आता ही नहीं है, मेरा कुछ होने वाला ही नहीं है। बहुत सारे सीनियर मेंबर्स हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग जेल की हवा खाएँ करके उसमें। इसीलिए अगर कोई चेयरमैन अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, ये समझ कर कि साहब मेरे पीछे तो ये गुस्ताख़ रसूल एकनाथ शिंदे साहब की ताकत है, मैं उनकी पार्टी का नेता हूँ करके। तो आप ये समझ लेना ना तो ज़िंदगी भर एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री रहेंगे और ना ये चेयरमैन साहब ज़िंदगी भर चेयरमैन रहेंगे। मामला तो कल नहीं तो आज, कभी न कभी कोई न कोई तो उठाएगा, कोई न कोई तो निकालेगा उसमें। तो आज अंधाधुंध तरीक़े से जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड नींद में से उठ जाए और ऐसा वक़्त लोगों के ऊपर ना लेकर आए कि इस तरीक़े से तुम अगर वक़्फ़ की जायदादें, वक़्फ़ का पैसा अगर तुम लुटाते रहेंगे,
तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब तुम सड़क के ऊपर चलेंगे, कहीं मीटिंग में बैठेंगे, तो हमारे जो इमाम मौज़न है वो आपका गिरेबान पकड़ ले और गिरेबान पकड़ के आपसे ये सवाल करे कि ये पैसा तो मेरे हक़ का था, तुमने इन्हें क्यों बाँटा है? तुमने इन्हें क्यों दिया है करके। कि वो वक्त आने मत दीजिए। लेकिन आपकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि लोग अब आपके गिरेबान तक पहुंच जाए करके उसमें। और हाँ, चेयरमैन साहब, एक बात, पूना की एक लड़की है रुहिनाज शेख, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव है, बहुत अच्छा मराठी बोलती है। उसने आपसे कुछ सवाल किए थे पुणे के बानेर की जो प्रॉपर्टी के ऊपर हेर फेर किए गए हैं। आपने उस लड़की को डिफमेशन की नोटिस भेजे हैं 10 करोड़ रुपए की। बड़े बड़े वकील आपने लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा होगा कि साहब मेरी मेरी बदनामी हो रही है करके उसमें। चलिए, आपने 10 करोड़ रुपए के उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया है। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको 10 करोड़ रुपए जमा करके देने के लिए उसमें। महाराष्ट्र के मुसलमानों से ही मैं जमा करूँगा और आपके हवाले 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। आप एक काम करिएगा, अगर आप इतने दूध के धुले हैं, आपका बोर्ड इस तरीके से अगर दूध का धुला हुआ है, तो चेयरमैन साहब आप ऐसा करिएगा कि आप हुकूमत को एक लेटर लिखिएगा और हुकूमत को एक लेटर लिखकर ये मांग करिएगा पूरे बोर्ड की तरफ से कि जो बानेर की मस्जिद का मामला है, जो मुसाफिर खाने का मामला है, जो दूधाधारी का मामला है और जो और भी कुछ संगीन मामले हैं, संगीन, समझ गए, तो ये मामलों के ऊपर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या स्टेट सीआईडी से इनकी इंक्वायरी करवा ले। आप दूध के धुले हैं, आपके ऊपर तो छींटे आ रहे हैं, तो आपने 10 करोड़ रुपए का कि इतने गुस्से में आ गए, इतने खफा हो गए आप कि आपने बड़े बड़े वकीलों को लगा कर है तो 10 करोड़ रुपए की वो बच्ची के ऊपर नोटिस भेज दिए। क्यों? क्योंकि वो सवाल कर रही थी आपसे और आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, मेरे पीछे तो गुस्ताखे रसूल खड़ा हुआ है, मैं कहाँ किसी से डरने वाला हूँ, हुकूमत मेरी, प्रशासन मेरा, पुलिस मेरा। लेकिन नहीं साहब, आप गलत फहमी में है। आपको 10 करोड़ रुपये ज़रूर मिलेंगे, हम देंगे आपको 10 करोड़ रुपये। अगर आप इतने दूध के धुले हुए हैं, तो आप ये चारों मामले, और भी मामले निकलने वाले हैं, उसके ताल्लुक से आप हुकूमत को लेटर लिखिएगा, मुख्यमंत्री को लेटर लिखिएगा और ये बताइएगा कि साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसकी इंक्वायरी ऑर्डर करिए। और अगर आप वो ऑर्डर कर देंगे, हुकूमत अगर आपकी बात सुनकर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के ज़रिए या स्टेट सीआईडी के ज़रिए अगर इसकी इंक्वायरी करती है, तो इम्तियाज़ जलील वक्फ बोर्ड में आकर आपको सैल्यूट करेगा उसमें। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका अंधाधुंध कारोबार आप चलाते रहेंगे, तो दूसरे चुप हो सकते हैं, मैं नहीं चुप रहने वाला। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर मैं खुद रहा हूँ और मैं जानता हूँ, ये वक्फ बोर्ड अगर ख़त्म हुआ है तो गैरों की वजह से नहीं हुआ है, अपनों ने ही इसे लूटा है और अब भी लूटते हुए आ रहे हैं। इसीलिए अब भी वक्त है, इससे पहले कि आवाम आपके गिरेबान तक पहुँचे, सुधर जाओ, अच्छा काम करो। अल्लाह ने एक मौका दिया है आपको, उस मौके का फ़ायदा उठाइए। और ये बात सिर्फ चेयरमैन साहब आपके लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज से आए हुए लोग हैं, उन सब के लिए भी यही बात मायने रखती है। सच का साथ दो, झूठ का विरोध करो। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात कहते हुए जाना चाहता हूँ, कुछ पन्ने क्या फटे ज़िंदगी की किताब से ज़माने ने समझा कि हमारा दौर ही ख़त्म हो गया। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है, मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल इम्तियाज़ जलील, नीचे बेल आइकॉन है, उसको दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।